नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। पीएम नरेंद्र मोदी से बात करने के एक दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा से फोन पर बात की और क्रेमलिन के बयान के अनुसार दोनों नेताओं ने ब्रिक्स के भीतर रणनीतिक साझेदारी और समन्वय को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया। ब्राजील के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक ये कॉल पुतिन का पहल पर हुई है और इसमें न केवल ब्रिक्स बल्कि यूक्रेन, अमेरिका के साथ साथ ब्राजील रूस सहयोग और हालिया टैरिफ नीतियों पर भी चर्चा हुई। एक दिन पहले राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था और दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब से अधिक करने के लक्ष्य पर जोर दिया। इसके साथ ही ऊर्जा, कृषि और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर भी बातचीत हुई। भारत ब्राजील संबंध खासकर ब्रिक्स और G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर हाल के वर्षों में तेजी से मजबूत हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में भारत और ब्राजील दोनों पर उच्च टैरिफ लगाए हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील पर उच्च शुल्क लगाया, जिसे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमे से संबंधित रिपब्लिकन दबाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। ये टैरिफ ब्रिक्स देशों के लिए एक सामूहिक प्रक्रिया की जरूरत को उजागर करते हैं। हालांकि लुला डी सिल्वा ने स्पष्ट किया कि ब्राजील अकेले अमेरिका पर टैरिफ नहीं लगाएगा। ट्रंप के टैरिफ का जवाब देते हुए ब्राजील ने चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे साझेदारों के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश तेज की है। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला अब उठता नजर आ रहा है और जो टैरिफ वॉर है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ब्रिक्स देश जो है वो एक साथ आने की अब कोशिश में लगे हुए हैं। जिस तरीके से टैरिफ वॉर लगातार देखने को मिल रही है, इस टैरिफ वॉर के बीच ब्रिक्स देश एक साथ साझा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगातार बढ़ाया जा रहा है, इस टैरिफ वॉर को लेकर तमाम देशों में असहमति देखने को मिल रही है और इस टैरिफ को लेकर लोगों में नाराजगी भी लगातार देखने को मिल रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री अश्विनी राणा जी जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल अश्विनी जी मेरा आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से ट्रंप के द्वारा टैरिफ वॉर जो है वो लगातार जारी रखी जा रही है और दूसरी ओर ब्रिक्स देश जो है वो साझा जवाब देने की तैयारी में है इस वक्त ट्रंप को। अश्विनी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स देशों पर टैरिफ के प्रभाव को किस तरीके से आप देखते हैं और जब ब्रिक्स जो है साझा जवाब अमेरिका को देगा तो उस जवाब को किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये बहुत एक सराहनीय कदम है ब्रिक्स के देशों का कि भाई एक देश जो है वो अगर दादागिरी पे उतरा हुआ है और वो चाहता है उसके टर्म्स पे सारे देश जो है वो समझौता करें और वो सबको जो है एक टैरिफ लगाकर और वो दबाना चाहता है, तो ऐसे में इस प्रकार की जो नई अलाइनमेंट है वो अगर होती है और इकट्ठे होकर जवाब दिया जाता है तो निश्चित रूप से उस दबाव का, उस प्रेशर का असर प्रेसिडेंट ट्रंप पर होगा। और एससीओ की मीटिंग भी होने जा रही है, उसमें भी एक बड़ा दबाव बन सकता है क्योंकि ये सभी देश हैं जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर और फैक्टर दोनों हैं कि भाई वर्ल्ड में अपनी ताकत है इनकी और ये अमेरिका के ऊपर बहुत अच्छा एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सही और सही समय पर लिया गया कदम है। जी अश्विनी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे ट्रंप वॉर को देखा जाए, टैरिफ वॉर को देखा जाए, इस टैरिफ वॉर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार तमाम जानकारों का यह भी कहना कि टैरिफ वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो अमेरिका ही होगा। नहीं, बिल्कुल अमेरिका को ही होगा। कारण क्या है कि भाई उन्हीं के यहाँ पर वो टैरिफ बढ़ने से जो सामान है महंगा होगा, उनके यहाँ इन्फ्लेशन होगी, उनके लोग ही उनको जो है इस प्रकार से अभी से कहना शुरू कर दिया है। वहां के सांसद भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, आप किस प्रकार से कर रहे हो। यानी बड़ा अजीब सा बिहेव जो है राष्ट्रपति ट्रंप अपने ये सेकेंड टर्म के अंदर कर रहे हैं और उससे पूरे यूएस के जो लोग हैं वो परेशान है। तो हमारे यहाँ जो इतना दबाव उतना नहीं आएगा, लेकिन उनके ऊपर जो है वो दबाव ज्यादा आने वाला है। जी अश्विनी जी, दूसरी ओर जैसे ब्रिक्स के जो देश हैं अगर इनको लेकर बात की जाए, ब्रिक्स में
ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये देश हैं। अगर इन देशों के इकोनॉमी को देखा जाए, क्या आपको लगता है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से इन पांचों देशों के इकोनॉमी पर कोई भी फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना कि ये अपने आप में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। चाइना का जरूर एक असर हो सकता है कि अगर, क्योंकि चाइना का समझौता यूएस के साथ हो गया है, लेकिन चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, तो उसका अगर एक्सपोर्ट कहीं रुकता है या उसके ऊपर कुछ असर पड़ता है तो उसके ऊपर दिक्कत आ सकती है। लेकिन भारत अपनी एक बड़ी व्यवस्था है जो कंजम्पशन की अर्थव्यवस्था है। हमने यहाँ पर ही जो है बहुत कुछ जो है कंज्यूम हो सकता है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा उसको घबराने या चिंता करने की भी जरूरत नहीं। जी, ठीक है। आप इस बीच हमारे साथ निपुण आलम बयान जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और निपुण जी, जिस तरीके से लगातार ये टैरिफ वॉर देखने को मिल रहा है, इसके आर्थिक और इसके पीछे के राजनीतिक संदेश को किस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार ट्रंप जो है वो टैरिफ बढ़ाते ही चले जा रहे हैं? नहीं, देखिए, अमेरिका का जो बार बार कहना ये रहा है कि यूक्रेन वॉर की वजह से, मुझे लगता है कि उस वॉर का तो कारण बिल्कुल कतई नहीं है। इस बात को तो हमको माइंड से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन वॉर को लेकर खुद अमेरिका क्या अपने ऊपर टैरिफ लगाएगा, क्योंकि रशिया से अच्छा खासा व्यापार जो अमेरिका खुद करता है। और अभी 3 दिन पहले एक पत्रकार ने पूछा ट्रंप साहब से कि मान लेते हैं रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाता है, तो कैसी कंडीशन के बाद अगर वो रुक गया तो क्या अपने टैरिफ जो अपने भारत पे इम्पोज किए हैं वापस ले लेंगे? तो उन्होंने कहा देखेंगे, लेट्स सी। तो मीन डैट यानी कि ये एक वजह नहीं है। और अभी आप जानते हैं 15 अगस्त को पुतिन साहब और ट्रंप साहब मिलने वाले हैं। उसको लेकर भी जब बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं भारत को क्रेडिट नहीं दूंगा। ये बात स्पष्ट है कि किसी ना किसी वजह से, और वजह यही है कि हमने कहीं ना कहीं उनका जो एक नोबेल लेने का एक जो था कि मैं पीस का ले लूंगा, उसको कहीं ना कहीं हमने चकनाचूर किया है। उसका एक मुझे लगता है तो इम्पैक्ट ये है। दूसरा क्या है कि देखिए, अगर हम होलसेल अमेरिका की पॉलिसी को देखेंगे, ट्रंप को ही नहीं, हम बाइडेन साहब को भी देखें, तो वो ये देख रहे हैं कि एक तो हमने चीन तैयार कर दिया था पहले, हमारी गलतियों से हुआ। भारत जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, कहीं भारत भी वैसा ना बन जाए। तो भारत की ग्रोथ को कैसे भी करके रोको, ताकि हम जापान जैसा भारत बना दें। जापान एक ऐसा देश जो दोस्त तो रहा, लेकिन जापान को क्या रखा अमेरिका ने? हमेशा अपने अंडर रखा, अपने कंट्रोल में रखा। यानी कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत जो है अमेरिका का पिछलग्गू बने। एक तो वजह ये है, जो भारत बनने को तैयार नहीं है, ये एक तो मुख्य वजह है जो बाइडेन से लेकर हम प्रेसिडेंट ट्रंप तक देख रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारा जो मार्केट है उसका एक्सेस चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं अभी से देख रहा हूँ WTO में जो पीस क्लोज आए थे वो इसी को लेकर थे कि भारत धीरे धीरे अपने जो किसान हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन पर टैरिफ को क्या करेगा, अमेरिका के टैरिफ को रिड्यूस करेगा। वो हम करने को तैयार नहीं। और देखिए, भारत का जो मार्केट है एक वाइब्रेंट मार्केट है, मतलब इसको हम कहेंगे उत्साही बाजार है। यहाँ पर कभी मंदी का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे बाजार में पकड़ बनाना ये अमेरिका चाहता है कि भविष्य का मार्केट हो या वर्तमान का मार्केट हो, भारत का मार्केट है। तो वजह कुल मिलाकर ये है। और देखिए, पाकिस्तान को लेकर जिस प्रकार का समर्थन, और देखिए मुनीर जाके बोल रहे हैं वहां पर कि मैं, अगर भारत ने डैम बनाया इंडस वाटर पर तो हम मिसाइल मारेंगे 7-8 और डैम को तोड़ देंगे, हम उसको मिसाइल बनाने देंगे। फिर अगर भारत और पाकिस्तान को तो आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस प्रकार के स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान वही अमेरिका की धरती में जाके इस प्रकार की बातें बोल रहा है। तो इसका मुनीर का मतलब क्या है? मतलब यही है कि पाकिस्तान को बढ़ावा देकर चेक एंड मेट की पॉलिसी, और पाकिस्तान के माध्यम से केवल भारत को नहीं, ईरान और चीन को भी कंट्रोल करने का प्रयास। यानी कि अगर इस किसी भी तरह से ये ब्रिक्स कंट्री के साथ आते हैं और चीन अपने दीर्घकालीन अगर बातों को छोड़कर थोड़ा सा अगर छोड़ सके ना, ये लॉन्ग टर्म की सोच लेकर अगर चले चीन, तो जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स अगर सॉर्ट आउट कर ले, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ब्रिक्स की जो एकजुटता है उसमें कोई रोकने वाला नहीं। चाहे वो ब्राजील की हम बात करें, देखिए रशिया ऑलरेडी हमारे साथ है, ब्राजील ऑलरेडी हमारे साथ है, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी हमारे साथ है। जो ब्रिक्स में सबसे बड़ी चुनौती है वो है चीन और भारत की प्रतिद्वंदिता। हाल के दिनों में जिस प्रकार के संबंध बेटर होते जा रहे हैं, तो उम्मीद हम ये करेंगे कि चीन थोड़ा समझदारी दिखाए, और कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार का एक अलायंस मजबूत होता है तो निश्चित रूप से जो अमेरिका का टैरिफ वाला जो दादागिरी चल रही है वो निश्चित रूप से क्या होगी, कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। और अंतोगत जो भी आप पूछ रहे, तो निश्चित रूप से अभी हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा भी है कि दुनिया का एक जो देश बॉस बनता है, लीडर बनता है, वो चाहता है कि इंडिया का प्रोडक्ट महंगा हो जाए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि श्रीलंका हो, अमेरिका, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो,
क्या वो इंडियन प्रोडक्ट्स की भरपाई कर सकते हैं? मैं तो नहीं मानता कि इनका टोटल प्रोडक्शन, भाई इतना तो पाकिस्तान नहीं है जितना हमारा उत्तर प्रदेश है। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा है। तो अगर किसी कंट्री का एक ही उसका जो प्रदेश है वो इतना बड़ा आपका है, तो वो कैसे पूर्ति कर देगा अमेरिका की डिमांड्स की? लेकिन वही बात है ना कि एक तरीके से कैसे भी करके हमको भारत को क्या करना है, कंट्रोल करना है, भारत को चेक एंड मेट करना है। उस पॉलिसी की ओर कहीं ना कहीं अमेरिका चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है 15 अगस्त जो है ये बड़ा मायने रखने वाला है। इस मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बहुत कुछ क्या करेगा, डिसाइड करेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। अश्विनी जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जो ये टैरिफ वॉर पूरी देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर पूरा विश्व जो है वो इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, क्या आपको लगता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन भी इससे प्रभावित होती हुई नजर आएगी? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई अगर कहीं उसका जो वहां पर एंट्री है यूएस में, वो कहीं रुकती है किसी भी कंट्री की, मान लो चाइना की है या जो जो उनको सप्लाई कर रहे हैं इंडिया की या और भी जो देश है, तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है कि भाई वहां पर उनके जो ऑर्डर ही रोक दिए जाए और वहां से सामान ना खरीदा जाए, तो मुश्किल आ सकती है सप्लाई चेन की। नहीं तो ऐसा कोई मुश्किल आने वाली नहीं है, क्योंकि उनको भी तो चाहिए सर्वाइवल के लिए। यूएस में जो लोग हैं उनको सामान चाहिए। वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो कुछ अपने यहाँ डंप करने के लिए नहीं कर रहे, वो वहां पर यूटिलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, लोगों को कंज्यूम करना है। तो कंज्यूम करना है तो आप जो है कुछ भी रोक नहीं सकते। और ना अभी ऐसी स्थिति में यूएस है कि भाई अपने यहाँ कोई इंडस्ट्री डेवलप करके और वहां अपना प्रोडक्शन शुरू कर देगा, ऐसा तो है नहीं, संभव नहीं है। तो ऐसे में उसको जो बाकी देशों से जो इंपोर्ट करता है उसके ऊपर उसकी निर्भरता है और वो निर्भरता बनी रहेगी। हाँ, बस सिर्फ यह है कि उनको सामान जो है महंगा मिलेगा। जी ठीक है। निपुण जी, दूसरी ओर लगातार एक सवाल यह भी उठकर आ रहा है कि WTO की क्या भूमिका है। WTO की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। निपुण जी, क्या आपको लगता है कि जो ये पूरा विवाद इस वक्त देखने को मिल रहा है, WTO इसका समाधान कर सकता है या WTO भी अब कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ से भी चीजें निकल चुकी हैं? देखिए अभिषेक जी, अभी जैसे खुद हमारे अश्विनी जी ने कहा, और देखिए मैं एक बात मानता हूँ कि WTO हो, उससे पहले गैट हो, ये जितने भी इंस्टीट्यूशन बने, या हम यूएनओ को आप देखें, क्या आपको लगता है अभिषेक जी कि किसी भी संगठन की कोई विदेश मानने को तैयार है? क्या यूएन की बात चीन मानने को तैयार है, जो उसने साउथ चाइना सी में अपना दावा बोला? यूएन के द्वारा डिसीजन दिए जाने के बाद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के डिसीजन दिए जाने के बाद कि चीन का दावा गलत है, तब भी चीन नहीं माना। रशिया यूक्रेन वॉर में आप देख लीजिए, इजराइल ईरान या इजराइल हमास वॉर में आप देख लीजिए, क्या कोई यूएन की बात मान रहा है? और WTO तो पहुंच गया है ब्राजील। लेट्स सी, देखते हैं ब्राजील की बात को वो कितना सीरियसली लेता है WTO। लेकिन मेरा मानना है कि इंटरनेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आप WHO की बात करें, कोविड के समय में व्यवहार देखा WHO को, या हम WTO की बात करें या हम यूएनओ की बात करें, एक्चुअली क्या है कि जो हमारे बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिनको लोग बोलते हैं ना ग्लोबल पावर्स जो है, उनकी कठपुतली है। और देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति को कहा भी जाता है कि कहने को आप पॉलिटिक्स कहते रहे, लेकिन रियलिटी यही कि जो ग्लोबल पावर जो पॉलिटिक्स चलाएं, जो मोरल सेट करे वो मोरल है, लेकिन जो मोरल ये सेट करे ये मोरल अपने ऊपर लागू नहीं करते। अब WTO को बनाने वाला, WTO को स्टैब्लिश करने वाला अमेरिका है, लेकिन उसी WTO की बात को अमेरिका नहीं मानेगा, किसी कंडीशन में नहीं मानेगा। तो अब देखते हैं कि ब्राजील किस प्रकार से बातों को लेकर चलता है, भारत उसको कितना समर्थन देता है, साउथ अफ्रीका है, चीन है, रशिया है, उसको कितना सपोर्ट करते हैं उस पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि WTO इस प्रकार के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का अमेरिका जैसे देशों पर या ताकतवर देशों पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। जी ठीक है। अश्विनी जी, दूसरी ओर एक थ्योरी और ये चलती नजर आ रही है कि जो व्यापार चीन और भारत के बीच लंबे समय से रुका हुआ है, गलवान घाटी में जो स्थितियां देखने को मिली थी, उसके बाद से चीन और भारत के बीच में व्यापार काफी कम हुआ, जिसकी वजह से चीन को भी सालाना करीब करीब 115 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो स्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं, इन स्थितियों के बीच वैकल्पिक बाजार के तौर पर चीन को देखा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब चीन और भारत के बीच एक बार फिर से व्यापार बढ़ता हुआ नजर आएगा?
बिल्कुल, क्या है कि चीन भी चाहता है, भारत भी चाहता है, लेकिन भारत ने जो व्यापार में अगर कमी की है, जी तो वो चीन की जो स्ट्रेटेजिक जो मूवमेंट थी या जो वो कर रहा था, जैसे गलवान घाटी की हम बात कर रहे हैं, जी तो उस प्रकार के जो उनके व्यवहार है उसके जी कारण किया है कि भाई जब बिल्कुल आप हमारे देश में अतिक्रमण करते हैं तो हम आपके साथ व्यापार क्यों करेंगे। और जी भारत ने बहुत सारी चीजें जो है चाइना से मंगाते हैं, तो उसको यहाँ अपने यहाँ पर भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। जी लेकिन फिर भी चीन एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन है और एक रीजनेबल प्राइस पे वहां से सामान मिलता है। तो भारत और चीन के अगर संबंध अच्छे होते हैं, व्यापारिक आर्थिक संबंध होते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो बड़ी ताकतें हैं वो दो और तीन इकट्ठी हो जाती हैं, तो यूएस को वो एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि भाई तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन जी दिक्कत क्या है कि यूएस की जो दादागिरी वो जो करना चाहता है, उसके पीछे उसके और भी कारण है कि उसके अपनी जो है लॉबी है वो है, फिर जो उसका डिफेंस का सामान है वो जबरदस्ती दूसरे देशों को मिलना चाहता है, और उसका अपना जो पर्सनल प्रेसिडेंट की फैमिली का जो बिजनेस है, क्रिप्टो है या बाकी रियल एस्टेट है, वो सब जगह देशों पर वो उसकी फ्री एंट्री चाहता है। पाकिस्तान ने सरेंडर किया है तो क्रिप्टो का बाजार वहां उसके लिए ओपन हो जाएगा, लेकिन भारत में वैसी जो है ओपन मार्केट भारत नहीं देना चाहता। तो वो जी भी एक कारण है कि वो अपने यहाँ पर जो अपना उनका फैमिली बिजनेस जिसे कह सकते हैं, उसको भी वो दूसरे कंट्रीज के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहता है। जी ठीक है। अश्विनी जी, जिस तरीके से आपने इन बातों का जिक्र किया, निपुण जी, दूसरी ओर जिस तरीके से ब्रिक्स सामूहिक जो है एक फैसला लेने की ओर आगे बढ़ रहा है, एक जवाब देने की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में अमेरिका के साथ रिश्तों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण होंगे? हाँ देखिए, अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, जी पर ये जरूर है कि 25 साल की जो हमारी फ्रेंडशिप है अमेरिका की और भारत की, जो बिल क्लिंटन और अटल बिहारी वाजपेयी की जुगलबंदी शुरू हुई थी, जी जब बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर सन 2000 में आए थे, और हमने देखा था वो दौर जब जॉर्ज बुश का समय था, बराक ओबामा का समय था, वो समझौते हमारे बीच में हुए अमेरिका के साथ जो किसी देश के साथ नहीं थे, जी और नाटो का मेंबर हुए बगैर भी। जी तो आज मैं देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप या इससे पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी जी काफी हद तक उन सारे के सारे संबंधों को, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कसम खा ली है कि मुझे उन संबंधों को क्या कर देना है, बिल्कुल आपका धरातल में, या बिल्कुल कहते हैं ना कि तो पाताल में पहुंचा देना है, उस तरह का मुझे कसम लग रही है। लेकिन मैं फिर भी क्या नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो अभी जो पहल हुई है पुतिन साहब के मिलने की, तो उधर से एक थैंक किया आया है कि भाई हम तो पहले से कह रहे थे कि भारत अगर इनिशिएटिव लेगा तो कहीं ना कहीं पुतिन जो है वो बातचीत करने के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी बात है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे थे, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन इतना भी मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करेगा कि अगर भारत पर इतना प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो ना तो पूर्ण रूप से ब्रिक्स के साथ में है, ना पूर्ण रूप से क्वाड के साथ में है। भारत केवल नेशनल इंटरेस्ट के साथ में है। अब आप ऐसा व्यवहार करोगे, एक कहावत, एक लाइन में बोलता हूं हमेशा कि तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मजबूरी में मैंने उसका हाथ पकड़ा, इसमें मेरा दोष नहीं था, हालात ऐसे तुमने बना दिए कि मैं पूर्ण रूप से क्या हुआ, ब्रिक्स के खेमे में चला गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग बनाने का प्रयास अमेरिका अभी भी करेगा, पाकिस्तान को ईरान के लिए यूज करने के लिए, क्योंकि देखिए ईरान के ऊपर एक बड़ा एक्शन लेना ही लेना है अमेरिका को, आज नहीं तो कल। तो पाकिस्तान उसको वो जगह चाहिए। जब भी पाकिस्तान का खून मांगा अमेरिका ने, तो पाकिस्तानियों ने खून बहा, चाहे वो आपका रशिया को बाहर करना हो, यूएसआर को बाहर करना हो, इसके अलावा तालिबान के साथ में लड़ना हो, तो पाकिस्तान तो अमेरिका की कठपुतली की तरह काम करते हैं। तो मुझे कुल मिला के ऐसा लगता है कि अमेरिका एक गोल अचीव करने के लिए ये तनाव बनाए गए थे, वो गोल अचीव होते ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चीजों को सामान्य किया जाएगा, और सामान्य होगा भी। मुझे ऐसा लगता है अभी हो भी यही है, क्योंकि मैं मानता हूँ दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और ये डेमोक्रेसी अगर साथ में काम करेंगी तो ये विश्व के लिए बेटर है। और हम तो ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो मतलब मीटिंग है वो बड़ी अच्छी हो जाए, कम से कम 10 साल तो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ताकि हमें मौका मिल जाए अपने आपको ग्रो करने का। हमें ये चॉइसेस ना मिले कि आप F-16 खरीदेंगे अमेरिका से, खरीदेंगे या F-400 खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, सेशन लगा दिए जाएंगे, तो मैं मानता हूँ हमारे हित में भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा
ये गैप लेना चाहिए दोनों देशों को, और मुझे लगता है भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा भी रहा है बैकडोर से। बैकडोर से तो मुझे लग रहा है कि जैसे पुतिन ने हाँ करना मिलने का, इसमें एक बड़ी भूमिका भारत की है। तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे लगती है कि सामान्य संबंध हो जाएंगे। 15 अगस्त एक बड़ी डेट मैं मान के चल रहा हूँ, जो आजादी के जश्न के साथ कुछ खुशखबरी हमारे लिए लेकर आई। जी ठीक है। अश्विनी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस बात से भी चिढ़ा हुआ है, इस बात से भी नाराज है? भारत जो रूस के साथ व्यापार कर रहा है वो एक नाराजगी का कारण तो है, लेकिन इसके पीछे का एक और कारण कहा जा रहा है कि भारत जिस तरीके से रूस के साथ व्यापार कर रहा है वहां पर डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि रूस के साथ व्यापार करने को लेकर अमेरिका ने डॉलर पर प्रतिबंध लगा दिया है और बड़े लेवल पर व्यापार हो रहा है, और भारत जो है वो दूसरी करेंसीज का इस्तेमाल कर रहा है। नहीं बिल्कुल, ये डॉलर का जो गिर रहा है, ये डॉलर की चिंता यूएस के लिए बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि उसका जो वर्चस्व है पूरे विश्व में वो डॉलर की उसके कारण ही है। और भारत अभी जो बाकी देशों से भी जो समझौते कर रहा है, उसकी कोशिश है कि 1-to-1 जो एग्रीमेंट हो उसमें लोकल करेंसी में हो, और उसके लिए देश तैयार भी हैं। तो ये सब जब हो जाएगा तो अमेरिका का डॉलर की क्या पोजीशन होगी, ये हम सब समझ सकते हैं कि भाई उसका जो एक मोनोपोली है वो खत्म होगी। वो चिंता भी उसको बिल्कुल, उसके लिए वो एक बहुत बड़ी चिंता है कि उसका डॉलर का क्या होगा, क्योंकि अभी तक डॉलर की एक्सेप्टेबिलिटी जिसे कहते हैं ना पूरे विश्व में सर्वमान्य है। लेकिन जब 1-to-1 और लोकल करेंसी में समझौते शुरू हो जाएंगे तो इंडिया के लिए एक एडवांटेज पोजीशन होगी और यूएस के लिए वो एक नेगेटिव टाइम होगा। जी निपुण जी, क्या आपको लगता है कि अमेरिका को इस बात की चिंता है कि जो प्रभाव अमेरिका का एक वैश्विक बाजार में था, पूरे विश्व में तमाम देशों पर था, वो प्रभाव कम होता हुआ नजर आ रहा है, और उसी को देखते हुए ट्रंप इस तरीके से अजीबोगरीब हरकतें कह सकते हैं कर रहे हैं, बेतुके बयान दे रहे हैं? अभिषेक जी, ये तो फैक्ट है कि अमेरिका वो प्राइमरी ताकत नहीं रहा है। एक दौर था जब अमेरिका का सूरज चमकता था, और खुद इनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि अब अमेरिका वो नहीं है। आज हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में हैं और पूरी दुनिया को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि फर्स्ट अमेरिका होगा, अमेरिका दोबारा से सिरामौर होगा, सूरज जो ढल रहा है उसको हम वापस खींच के लाएंगे और सूरज अपना चमकाएंगे। एकदम जो सन जो दोपहर में शाइनिंग होता है वो वाला हम सन चमकाएंगे। लेकिन मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो संभावनाएं नहीं है, क्योंकि देखिए दुनिया बदलती है, कोई भी चीज है ग्राफ बढ़ता घटता है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। अगर आप ज्यादा रोकने का प्रयास करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके लिए इश्यूज और ज्यादा क्रिएट होंगे। देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आज चीन प्रतिक्रिया कर रहा है, ब्राजील जैसा देश सामने खड़ा हो रहा है, भारत भी कहीं ना कहीं बोल चुका है, साफ साफ बोल चुका है कि हम अपने हितों की तिलांजलि नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि अमेरिका भली कोशिश करे, लेकिन एक समय होता है चीज का, वो समय अब चला गया है कि अब अमेरिका अपनी मोनोपोली जो 90s में उसकी हो गई थी, एकदम क्या था ना, एक इनविजिबल कंट्री बन चुका था कि पूरे दुनिया में क्या था, अजय की तरह, मतलब जिसका पराजय नहीं हो सकती, एक तरह से आपका हेजेमोनिक स्टेटस में आ गया था। लेकिन आज ऐसा करना अमेरिका के द्वारा मुश्किल होगा, पॉसिबल नहीं। जी ठीक है। अश्विनी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है, और क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये पूरा टैरिफ वॉर चल रहा है, जिसको लेकर कई जानकार ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि टैरिफ वॉर थोड़ा लंबा चल सकता है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, कौन सा वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता हुआ आपको नजर आ रहा है इस टैरिफ वॉर के बीच भारत में? देखिए, भारत जो मेन जो सेक्टर है वो तो आपका गारमेंट्स का है और मेडिसिन का है, और जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, इंजीनियरिंग पार्ट्स हैं, ये 3-4 सेक्टर जो है बेसिकली ज्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं अगर ये होता है तो। प्रोवाइडेड, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोवाइडेड, क्योंकि अभी ये बातचीत चल रही है, मतलब समझौता भी हो सकता है, और ये जरूरी है कि समझौता होगा ही, लेकिन बस दबाव की राजनीति के कारण वो चाहते हैं कि, लेकिन अगर हाँ यदि कहीं समझौता नहीं होता और लंबे समय तक ऐसे खींचतान की स्थिति रहती है, तो ये 4-5 जो सेक्टर हैं इनके ऊपर जो है असर पड़ सकता है। और इसका असर मैं कहता हूं कि भाई अगर एक्सपोर्ट मान लो रुकता है और शिपमेंट्स रुकती है तो उसका असर इंडस्ट्री में पड़ेगा, बैंकों पर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट में पड़ेगा।
वो पड़ेगा, लेकिन प्रोवाइडेड वो सिचुएशन क्रिएट हो। अभी तक ऐसा कोई दिख रहा नहीं। जी, ठीक है। जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात यहाँ पर अश्विनी जी, निपुण जी होगी कि ब्रिक्स देशों के द्वारा किस तरीके से साझा बयान या प्रतिक्रिया दी जाती है ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के बीच, और ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।